आज के क्लास में हम ESE 2024 के पेपर को सॉल्व करेंगे। सेक्शन है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। सबसे पहले मैं आपको सारे सवाल प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप खुद से ट्राई कर सको, फिर मेरे सॉल्यूशंस को देखना विथ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइए। प्रोबेबिलिटी का सवाल है, ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी। फोर्थ क्वेश्चन जेड ट्रांसफॉर्म जो कि पार्ट है ट्रांसफॉर्म थियरी का। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ अगेन जेड ट्रांसफॉर्म। सिक्स्थ क्वेश्चन फूरियर सीरीज़ जो कि पार्ट है ट्रांसफॉर्म थियरी का। सेवेंथ क्वेश्चन इज़ फूरियर सीरीज़। एट्थ क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। नाइन्थ क्वेश्चन मैपिंग जो कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का पार्ट है। टेंथ क्वेश्चन कैलकुलस। 11th क्वेश्चन वेक्टर कैलकुलस। 12th क्वेश्चन कैलकुलस मैक्सिमम मिनिमा का टॉपिक। 13th क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स, ना ही गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलेगा ना ही ESE के, बट ज़रूर से UPSC के इसमें मिलेगा, ठीक है, तो वहाँ से चुराया गया है। 14th क्वेश्चन कैलकुलस। 15th क्वेश्चन फूरियर ट्रांसफॉर्म जो कि ट्रांसफॉर्म थियरी का पार्ट है। इसी के साथ आपके 15 क्वेश्चन होते हैं समाप्त। चलिए अब आंसर्स पर जाते हैं, बट एक समरी देना चाहता हूँ। ये ESE 2023 नहीं, ये ESE 2024 का समरी है। समरी ये है कि 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, हर क्वेश्चन के पीछे आपको 1.2 मिनट मिलता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे सवाल 1.2 मिनट में सॉल्व होते हैं। तो अप्रोच क्या होना चाहिए? राउंड 1 में इजी क्वेश्चन बनाने हैं, देख करके आंसर आता है, वैसे कुछ सेकेंड्स में बन जाए। राउंड 2 में देखा, कंसेप्ट आता है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा 1 मिनट लग जाएगा और आंसर आ जाएगा, वैसे मॉडरेट वाले राउंड 2 में आपको बनाने हैं। राउंड 3 में पहली बार ये सवाल देखा या हमको पता है इसका सोल्यूशन तो बहुत लेंदी है, ठीक है, जिसमें तो 2-3 मिनट लग जाएगा, उससे ज़्यादा लग जाएगा, तो वो हमारे टफ़ सवाल है, वो आपको राउंड 3 में बनाने हैं। अक्सर टफ़ सवाल ज़्यादातर एग्ज़ाम में बनते नहीं है क्योंकि इतना कम टाइम फ्रेम में ये सवाल सुलझते नहीं है, राइट। इसलिए ESE का कट ऑफ भी ऐसी होता है, 80% 90% नहीं होता है, लेस देन 50% होता है। कारण यही है कि वो आपसे दो चीज़ें चेक कर रहे हैं, एक क्वेश्चन सिलेक्शन, दूसरा जो सिलेक्ट किया क्वेश्चन है क्या उसको उसी टाइम फ्रेम में 1.2 मिनट के आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं। तो ये दो चीज़ें चेक करते हैं जो कि गेट में नहीं करते। गेट में क्या होता है, लिमिटेड क्वेश्चन है और जो टाइम दिया गया है उसमें सॉल्व हो ही जाता है, तो एबिलिटी टू चूज़ क्वेश्चन चेक नहीं की जाती है, एबिलिटी टू सॉल्व द क्वेश्चन चेक की जाती है इन दी गेट एग्जाम, ठीक है। ESE में तो दो चीज़ें चेक की जाती हैं। चलिए अब सॉल्यूशंस पर आते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे सामने, दी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट। 4 ऑप्शन है, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। अब देखो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन यानी सर जी रूट वेरिएंस, ठीक है, वो वेरिएंस का फिर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर। अब सर जी दो चीज़ें निकालनी है, E ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है तो इसका मदद लगेगा, E ऑफ एक्स भी निकालना है तो इसका मदद लगेगा यानी इंटीग्रेशन सुलझाना है, जो अपने आप में बहुत कठिन वाला मामला है। कठिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1.2 मिनट के अंदर ये सॉल्व तो होगा नहीं। अगर सेमिस्टर एग्ज़ाम लिख रहे हो तो काफ़ी पर्याप्त टाइम है, 5 से 10 मिनट। कोई और एग्ज़ाम भी लिख रहे हो जिसमें 4-5 मिनट दिए गए हो तो इट्स वेल एंड गुड, बट ESE के पेपर में डेरिवेशन तो आपको नहीं करना था। तो आपको क्या करना था, आपको याद है मैंने क्लास में ट्रिक्स एंड टेक्निक्स दे रखे हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो ये सब आपको सॉल्व करने नहीं बैठना है। आपको क्या करना है, रिजल्ट्स पता होने चाहिए। तो रिजल्ट्स का यूज़ करेंगे कि एक्सपेक्टेशन in the exponential distribution is 1 by lambda, variance is 1 upon lambda square, अगर lambda हमारा पैरामीटर है जो कि है स्टैंडर्ड फंक्शन ही दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा गया है। सो स्टैंडर्ड डिविएशन इज रूट वेरिएंस, इसका अगर रूट निकालोगे तो 1 अपॉन लैम्डा आएगा, यानी आप ऐसा भी कह सकते हो दैट एक्सपेक्टेशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 1 बाई लैम्डा एंड वेरिएंस इज 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर इन दी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आपका आंसर ये बिल्कुल ठीक हो गया। अक्सर हमने स्टैंडर्ड डिविएशन के टर्म्स में बायट नहीं किया है, मीन एंड वेरिएंस ही बायट किया है, तो वेरिएंस की मदद से स्टैंडर्ड डिविएशन तो निकल ही आता है, बस रूट तो चढ़ाना है। रूट चढ़ाओगे तो 1 अपॉन लैम्डा आ जाएगा जो है ऑप्शन ए।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। सपोज दैट 0.1% ऑफ द पीपल इन अ सर्टन एरिया हैव अ डिजीज डी and that a mass screening test is used to detect cases. The test gives either a positive or a negative result for each person. Ideally, the test would always give a positive result for a person who has D and would never do so for a person who has not. In practice, the test gives a positive result with probability 99.9% for a person who has D and with a probability 0.2% for a person who has not. What is the probability that a person for whom the test is positive actually has the disease? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। अब होता क्या है, जब ऐसे सवाल आते हैं वर्ड प्रॉब्लम, तो बच्चे क्या करते हैं, सर ये तो बहुत कठिन है, इसको राउंड 3 में सॉल्व करेंगे। बट अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो आपको लास्ट लाइन देख के ही समझ में आ गया ना, उल्टी चीज़ पूछी जा रही है, यानी बेस थ्योरम का सवाल है, ट्री डायग्राम बना लिया तो आंसर आ जाएगा। अब दिक्कत क्या है इसमें मालूम है, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं दिया है, परसेंटेज के टर्म में दिया है, हर एक जगह परसेंटेज दे रखा है। अब परसेंटेज से प्रोबेबिलिटी जाना है तो क्या करना होता है, पहले देख लो। 0.1%, अगर इसको मुझे प्रोबेबिलिटी में बनाना है तो 0.1 डिवाइड बाय 100 कहूँगा, ये मेरा प्रोबेबिलिटी आ गया। ठीक है, अब क्या है, ऐसे पॉइंट्स में जा करके जब ईएसी में कैलकुलेटर हमारे पास है नहीं, तो आपको पता ही है कितना दिक्कत होगा सॉल्व करने के लिए। तो आपको स्मार्ट बनना है। स्मार्ट ये बनना है क्योंकि ये सवाल बेस थ्योरम का है, तो आपको पता ही है बेस थ्योरम में क्या होता है, न्यूमरेटर में प्रोबेबिलिटीज़ होती है, डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटीज़ होती है। तो अगर मैं परसेंटेज में भी रखूँ ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर चल रहा है तो रेशियो चल रहा है, रेशियो इज़ यूनिटलेस, तो फिर क्या दिक्कत है। तो आप रखो ना, परसेंटेज में ही रखो और सॉल्व करो, प्रोबेबिलिटीज़ परसेंटेज में ही रखो, सॉल्व करो, ताकि ऊपर भी परसेंटेज में नीचे भी परसेंटेज में, तो कट जाएगा और फिर जो एक्चुअल आंसर है वो निकल आ जाएगा। समझ में आया, तो ये आपको करना है, ये ट्रिक हो गया। आपको एग्ज़ाम में ऐसे समय बचाना है, 1.2 मिनट के अंदर करना है, तो ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, बट कुछ स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं, परसेंटेज से प्रोबेबिलिटी में जाते हैं और सॉल्व करते हो, मेथड 1 है, उसमें ज़्यादा समय लग जाएगा, विदाउट कैलकुलेटर की बातें कर रहा हूँ। ठीक है, और हम जा रहे हैं मेथड 2 में कि कीपिंग एवरीथिंग इन परसेंटेज फॉर सिंपल कैलकुलेशंस। और क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आंसर वोंट चेंज सिंस बेस थ्योरम का फॉर्मूला जो है वो रेशियो में रहता है और रेशियो हमेशा यूनिटलेस होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए अब आते हैं ट्री डायग्राम कैसे बनाना है। काफ़ी मस्त ये सवाल है, देखो मैं यहाँ पर बना देता हूँ कि स्टोरी ये है, सपोज दैट 0.1% ऑफ द पीपल इन अ सर्टन एरिया, ये हमारा सर्टन एरिया है, हैज़ अ डिजीज़ डी। तो कितने लोगों को है, 0.1% को डिजीज़ डी है, तो कितने लोगों को डिजीज़ नहीं है, ये डी बार क्या है, डिजीज़ नहीं है। सर 0.1% को अगर है तो इसका जो 1 माइनस तो मत कहना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में 1 माइनस होता है, तो 100% माइनस 0.1% कहेंगे, तो ये हो जाएगा 99.9% को डिजीज़ नहीं है। राइट, तो ये आ जाएगा 99.9% को डिजीज़ नहीं है। फिर स्टोरी में आगे बढ़ते हैं कि मास स्क्रीनिंग टेस्ट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द केसेस, द टेस्ट गिव्स आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स फॉर ईच पर्सन, और ये सब कहानी वो कह रहे हैं। फिर यहाँ पर आते हैं जो कि प्रोबेबिलिटीज़ की चर्चा हो रही है, क्योंकि स्टोरी में आगे बढ़ना है ना कि डिजीज़ डी है तो आगे क्या हो रहा है, डिजीज़ डी नहीं है तो आगे क्या हो रहा है। तो वो ये कह रहे हैं, इन अ प्रैक्टिस द टेस्ट गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट विद प्रोबेबिलिटी 99.9% फॉर अ पर्सन हु हैज़ द डिजीज़ डी। तो पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 99.9% एंड विद प्रोबेबिलिटी 0.2% फॉर अ पर्सन हु हैज़ नॉट। तो डिजीज़ नहीं है उसका पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ये कितना कह रहे हैं, 0.2% की प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गया। अब पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन फॉर हुम द टेस्ट इज़ पॉजिटिव एक्चुअली हैज़ द डिजीज़। ओके, वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव आ चुका है, अब बताओ कि उसको डिजीज़ था, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उल्टा चीज़ पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। राइट, तो अगर उल्टा चीज़ पूछा जा रहा है, बेस थ्योरम है, इसको कैसे सुलझाना है, कुछ नहीं, आपको क्या कहना है, पहले इसका रेसिप्रोकल ले लो, प्लस ऊपर डी नीचे, नीचे वाले इवेंट का प्रोबेबिलिटी आगे, और समेशन ऑफ द टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी किसका, ये दो ब्रैकेट जो है आपस में मल्टीप्लाई करो, डी डी कट जाएगा, प्लस बच जाएगा, तो प्लस का टोटल प्रोबेबिलिटी। अब इसको ट्री डायग्राम में देख करके हम कैसे सुलझाते हैं, हम ये कहते हैं ये वाली जो कहानी है एक रास्ता है, रास्ता कहाँ पर है, डी डिजीज़ है और फिर उसको पॉजिटिव रिजल्ट आया है। ठीक है, ये वाली जो है ये न्यूमरेटर में चली जाएगी, डिनोमिनेटर में क्या होगा, समेशन लगाया है, यानी 2 केसेस यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। पहला केस तो वो येलो वाला ही है और दूसरा केस है ये वाला। ठीक है,
तो ये दो केसेस नीचे ऐड हो जाएंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो डिटेल सोल्यूशन मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हो वही चीज़ है, मैंने परसेंटेज में ही रखा है, ये 0.1% है। और मैंने कहा है ना, परसेंटेज में लिखूँ या ना लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर 2% आएंगे, एक इसका परसेंटेज आएगा और इसका भी 1% आएगा, सिमिलरली नीचे से भी आएंगे 2-2%, और वो आपस में कट जाएंगे। तो परसेंटेज का कोई रोल है ही नहीं यहाँ पर। और अगर ऐसी बात है सर जी, अगर ऐसी बात है तो फिर परसेंटेज हटा देते हैं। ये हमारा ट्री डायग्राम है। अब जैसे मैंने कहा था, इस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से, इस रास्ते से जाना है, और जो भी आपको रास्ते में वैल्यूज़ मिल रही है आपस में मल्टीप्लाई करना है। वही एक केस डिनोमिनेटर में भी आएगा, प्लस एक और केस आता है जिससे प्लस का रिजल्ट आता है, वो है नीचे वाला 99.9 इंटू 0.2। अब ये कैलकुलेशन इजी है या नहीं, ईएसी के पेपर में आप बना सकते हो या नहीं, विदाउट कैलकुलेटर ये सवाल को सुलझाना था। तो देखो 99.9 सभी से कट गया, 0.1 ऊपर बच गया, नीचे 0.1 प्लस 0.2 बच गया, हो गया ना। 0.1 डिवाइड बाई 0.3 यानी 1/3, जो कि आपका आंसर है ऑप्शन ए, ईजी। तो ये दोनों सवाल जो प्रोबेबिलिटी के थे, पहला और दूसरा, वो इजी ही था। और आप सोच रहे होंगे सर जी ये तीसरा सवाल तो टफ है। नहीं जी, इसको भी मैंने दिया है ई यानी ईजी। देखो ये सवाल क्या कहता है, लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई हैव द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन गिवन बाय लाइक दिस, देन द मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन एक्स इज व्हाट, ए बी सी या टी। तो ऐसे सवाल हमने PYQs में कर रखे हैं, कुछ नया नहीं है, क्लास में भी करवाया है कि अगर एफ एक्स वाई दिया है और एफ एक्स पूछ रहे हैं तो कुछ नहीं, ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है ना, तो इसका इंटीग्रेशन ऐसा करो कि वाई को पूरा ही पूरा ख़त्म कर दो, वाई के सारे लिमिट्स लगा दो और वाई को डिस्ट्रॉय कर दो, तो जो बच जाएगा वो एक्स में आ जाएगा, वही आपका मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन फॉर एक्स हो गया। अब इसमें क्या है, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे बट सर जी ये तो लेंदी है, ये तो 1.2 मिनट में सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सी अननोन है। तो सबसे पहले वो ये वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ करना पड़ेगा और इससे सी निकालना पड़ेगा। वेरी गुड, ये सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए बढ़िया है, बट ईएससी के एग्ज़ाम के लिए बढ़िया नहीं है। हम ये सब नहीं करेंगे, हम कहेंगे हमको कोई लेना देना नहीं है सी से, क्योंकि ऑप्शंस में ये फंक्शंस को देखो, ये चारों फंक्शंस अलग है। तो अगर ये फंक्शन एक बार मैंने निकाल दिया ना, आंसर अपने आप आ जाएगा, सी से कोई लेना देना ही नहीं है, राइट। तो अगर ऐसी बात है सर जी, तो फिर एक काम करते हैं, अब एफ एक्स से निकाल लेते हैं। एफ एक्स कैसे निकालोगे, आपको बस इंटीग्रेट करना है एफ ऑफ ये आपका जो एक्स वाई वाला फंक्शन है, और इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। और वाई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वाई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, क्या आपको लग रहा है एक्स से 1 जा रहा है या 0 से 1 जा रहा है? यही तकलीफ़ आती है, और ये तकलीफ़ दूर करने के लिए मैं हमेशा क्या कहता हूँ, स्ट्रिप कॉन्सेप्ट का यूज़ करो तो y अपने आप मिल जाएगा। ट्रिक क्या था, y के लिमिट्स निकालने हैं, वर्टिकल स्ट्रिप बना लो, ठीक है। तो अब इसमें से आपको वो रीजन बनाना है और उसमें फिर वर्टिकल स्ट्रिप निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब रीजन बनाते हैं। तो मैंने आपको ये पहले ट्रिक दे दिया था कि मेथड 1 बच्चे क्या करेंगे, सी निकाल रहे हैं, फिर एफ एक्स निकालेंगे। हम मेथड 2 का यूज़ कर रहे हैं, एफ एक्स से निकालेंगे, क्योंकि सी से ऑप्शंस में कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, इसलिए टाइम सेव करेंगे। अब ये रीजन कैसे बना, आप ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर, मैं ये इमेज कॉपी कर लेता हूँ, आगे जा करके तो उसको कट किया जा सकता है, ठीक है। तो इमेज को देखना कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि x जो है वो 0 से बड़ा है और x कैसा है, 1 से कम है, राइट। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। सो x इक्वल टू 0 वाला ये लाइन, x इक्वल टू 1 वाला ये लाइन, ठीक है। ये बात हो गई लाइंस की। फिर अब y पर आते हैं, ठीक है। अब y पर आते हैं, y को ध्यान से देखना, हम देख पा रहे हैं y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x, बट y इक्वल टू x की लाइन इस प्रकार से हम बना सकते हैं, ठीक है। और फिर y की यहाँ पर अपर लिमिट देखो, y कैसा है, y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है, वही है। अब रीजन निकालने के लिए वो लेस देन और ग्रेटर देन वाला खेला अच्छे से समझना है, ठीक है। तो जब आप कह रहे हो कि x कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, तो ये वाला ये होता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 का रीजन, ठीक है। फिर y लेस देन इक्वल टू 1, वैसे होता तो पूरा ही है ये वाला, बट फिर उन्होंने कहा है कि y लेस देन 1 है, तो ऊपर वाला जो ये है ना, ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि y लेस देन 1 मतलब ये वाला नीचे वाला पोर्शन है। तो इस प्रकार से अब जो मेन है ये वाला रीजन होगा, ये वाला या ये वाला, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमको क्या करना है, इसको अच्छे से समझना है। y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x, मान लेते हैं ये पॉइंट, इसमें क्या है, x है 0, नहीं x है 1 और y है 0। क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x? नहीं कह सकता ना,
क्या हम इसको कह सकते हैं y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, मतलब ये रीजन कोई काम का नहीं है। सिमिलरली ये रीजन भी कोई काम का नहीं है। तो कौन सा रीजन बचा? ऊपर वाला ही रीजन बचा, वो हमारा है। अच्छा, इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट ले लो। जनरली मैं कॉर्नर पॉइंट्स ही लेता हूँ, मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। ये वाला पॉइंट कैसा हो जाएगा? x में 0 है, y में 1 है। इसमें क्या मैं कह सकता हूँ y बड़ा है x से? हाँ बड़ा है, 1 इज़ ग्रेटर देन 0। तो फिर वो रीजन सेटिस्फाई कर रहा है, यही रीजन हमारे काम का है। तो रीजन आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। वो रीजन आइडेंटिफाई हो गया, फिर मैंने क्या कहा था? वर्टिकल स्ट्रिप लेना है। तो y की लोअर लिमिट कहाँ पर है? x पर है, अपर लिमिट है 1 पर। सो x से 1 जा रहा है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। अब कोई है ना सीधा x से 1 ले लेता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट किसी को लगता है 0 से 1 भी तो हो सकता है सर जी, ठीक है। तो अपने अपने ऐसे डाउट्स रहते हैं, तो वो क्लियर करने के लिए ये ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो y जो है x से 1 है, और जो f ऑफ एक्स वाई का फंक्शन है डायरेक्ट मैंने पुट कर दिया, c को बाहर निकाल दिया। इंटीग्रल 1 माइनस वाई क्या हो जाएगा? 1 माइनस वाई दी होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। फिर y के बगल का कोएफिशिएंट भी डिवाइड करना होता है, तो इसलिए ये माइनस आ रहा है। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, आंसर आ जाएगा। याद रखना कि y हमारा वेरिएबल है, अपर लिमिट रखोगे तो 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट रखोगे तो x आ जाएगा। तो वही है 0 माइनस दिस थिंग, और बस इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। अच्छा, अब मैं ऑप्शंस में देख रहा था क्या ऐसी चीज़ मिल रही है 1 2x और x स्क्वायर, तो सारे ऑप्शंस में वैसे ही था, ठीक है। फिर मुझे साइंस देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो मैं देख पा रहा था कि कांस्टेंट हमारा ये जो 1 है वो पॉजिटिव है, ये -2 है, ये प्लस है। तो प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ पर है? प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो गलत हो गई बात। फिर -2 है, तो -2 किधर 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 है? -2 तो नहीं है क्योंकि 6 को बाहर रखा गया है ना, ठीक है, बट वो -2x होना चाहिए। तो -x का जो प्लेयर है वो यहाँ पर है, तो यानी ऑप्शन डी ही होगा। इसमें दोनों में तो पॉजिटिव है, तो ये गलत बात हो गई। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन डी। चलिए, तो ऐसे आप एग्जाम में सुलझा सकते हो इन लेस देन 1.2 मिनट्स। नहीं तो सी निकालो, और सी निकालने के बाद आप ये निकालो, तो प्रॉपर डिटेल सोल्यूशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ट्रांसफॉर्म थियरी का चैप्टर है, टॉपिक है जेड ट्रांसफॉर्म। द कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई का पावर -2 ओमेगा टी, वेर ओमेगा इज अ रियल कॉन्स्टेंट इज सैम्पल्ड व्हेन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एट इंटरवल टी। व्हाट इज द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ द रिजल्टिंग सीक्वेंस ऑफ द सैम्पल? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत ही आसान है। अच्छा, ये ज़्यादा आसान उनके लिए है जो इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम के बैकग्राउंड से है, क्योंकि उनको सिग्नल एंड सिस्टम में ये टॉपिक है। बाकी ब्रांचेस के लिए ये प्री में पूछना थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि अभी तक जेड ट्रांसफॉर्म का एक भी टॉपिक आया नहीं था, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या है कि अगर आपके पास एक टाइम डोमेन सिग्नल है a का पावर n, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म होता है z बाई जेड माइनस ए। अब ये a का पावर n की जगह हमारे पास क्या है? e का पावर -2 ओमेगा टी, ठीक है। तो ये a रिप्लेस हो जाएगा, किससे रिप्लेस हो जाएगा? इससे, e का पावर -2 ओमेगा कैपिटल टी से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि z बाई जेड माइनस दैट थिंग होना चाहिए, तो वही थिंग यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो z बाई जेड माइनस दैट थिंग होना चाहिए, तो ये इसका सिग्निफिकेंस तो आएगा ही। तो जो पावर में -2 ओमेगा है इधर है नहीं, -2 ओमेगा इधर नहीं है, -2 ओमेगा इधर है, बट z बाई जेड माइनस होना चाहिए। तो किधर गया भाई? z किधर गया? तो इसमें ये दिक्कत है। एंड फाइनली आपका यही बचा है, दैट इज़ द करेक्ट आंसर, z बाई जेड माइनस ए। तो वैसा ही फॉर्मेट है, a क्या है? e का पावर -2 ओमेगा टी। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब कैसे है? कुछ सेकंड्स में बन सकते हैं आप, राइट। तो हमने वो इजी रखा है कि आपको इसे राउंड 1 में बनाना है। टफ यानी वो राउंड 3 वाले हैं। दिस इज़ द टफ क्वेश्चन। अब ध्यान से ये सवाल को पढ़ना, थोड़ा सा यहाँ पर इनका टाइपिंग मिस्टेक है। इफ़ y ऑफ z इज़ दिस थिंग देन इनवर्स z ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ z इज़ व्हाट, ये पूछा गया है और 4 ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या होगा? वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। अब क्या है, एक तरीका है इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला यूज़ करे और वो सब कहानी करे जो हमको इंटरेस्ट नहीं है। एक क्या है, हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पता है, ये फंक्शन को देख करके याद आ रहा है कि z ऑफ साइन थीटा के होता है z साइन थीटा अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस थीटा प्लस 1। वैसा ही फॉर्म दिखाई दे रहा है, राइट। अब वो थीटा हमें पहचानना है क्योंकि वो साइन कॉस की कहानी यहाँ पर कह रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूँ क्या
चार ऑप्शंस में एक ऑप्शन अलग नहीं दिख रहा है, ये साइन के पाई, जहाँ पर थीटा पाई कह रहा है, और वो गलत है क्योंकि थीटा पाई हो गया तो साइन पाई तो जीरो होता है, तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा, वो फंक्शन ये हमेशा जीरो होते रहेगा, राइट। तो ये जेड ट्रांसफॉर्म थोड़ी ना इतना सब बनेगा, तो ये बात तो गलत हो गई, यानी ऑप्शन डी गलत हो गया। और जो बाकी लोग कह रहे थे पाई बाई थ्री पाई बाई थ्री पाई बाई थ्री, दैट मेक सेंस। तो ए बी सी सभी कह रहे थीटा इज के पाई बाई थ्री, दैट मेक सेंस। तो इसको हम कंसिडर करेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे कि थीटा को अब हम क्या कहेंगे, पाई बाई थ्री। यहाँ पर एक्चुअली थीटा हमारा पाई बाई थ्री हमको कहना है, क्योंकि मैंने लिखा ही थीटा के फॉर्म में, या फिर आप कह लो थीटा के इस के पाई बाई थ्री, दोनों में से एक चीज़ आप करना है, राइट। अगर मैं थीटा को पाई बाई थ्री कह रहा हूँ दैट्स ओके, या थीटा के इस के पाई बाई थ्री। चल आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि अगर थीटा को मैंने पाई बाई थ्री रखा तो क्या होगा। तो आप देख सकते हो मैंने सब्स्टिट्यूशन किया है, जहाँ पर थीटा है थीटा है थीटा है, दैट इज़ पाई बाई थ्री पाई बाई थ्री। चल तो जैसे ही मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, साइन पाई बाई थ्री कितना आया सर जी, ये 180/3 यानी 60√3/2 होता है, और ये पीछे से हाफ होता है, तो आप ये हाफ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो ये तो 2 कट जाएगा, नीचे जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 हो जाएगा, ऊपर आप देख सकते हो √3/2 जेड, ये चीज़ आ रही है, ठीक है। अब ये डेटा को मैं आगे लेकर चल रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो ऑलमोस्ट क्वेश्चन से मैच कर रहा है, बट क्वेश्चन में कैसा था, क्वेश्चन में ये √3/2 नहीं था, तो इसको शिफ्ट करो लेफ्ट में, तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, सो 2 ऊपर √3 नीचे, ये चीज़ है। और ये क्वेश्चन में था z/z² माइनस जेड प्लस 1, अगर z ट्रांसफॉर्म में है तो फिर टाइम डोमेन में कितना होगा, ये चीज़ होगी, और ये चीज़ हमको दिखाई दे रही थी 2/√3 2/√3, बट साइन था, कॉज नहीं, तो कॉज नहीं, तो फिर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आ गया। तो ये टफ सवाल था एग्ज़ाम में, अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ, बाकी ब्रांचेस ये नहीं बना पाएंगे, तो एक एडवांटेज हो गया टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर जाते हैं। द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन T of x at a distance x measured from one end along a bar of length L is given by T of x is equal to kx L minus x, x की रेंज है 0 से L, k is constant. A Fourier series expansion consisting of sine terms only for T of x is what? तो यहाँ पर A B C D 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो ये मॉडरेट लेवल का फूरियर सीरीज़ है, क्योंकि एक ही टर्म आपसे मांग रहे हैं, आपको पता है ना वो कौन सा कोएफिशिएंट है साइन से एसोसिएटेड। तो वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। अच्छा, इसमें ट्रैप क्या मालूम है, इसमें ट्रैप ये है कि ओमेगा नॉट आपका 2π/t नहीं है। क्यों ऐसा, देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। हम फंडामेंटल टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो L माइनस 0 L आ गया, तो फिर ओमेगा नॉट क्या होता था 2π/T, राइट, सो 2π/L ऐसा आना चाहिए। क्या ये चीज़ आपको दिख पा रही है, नहीं दिख पा रही है ना, ये 2n-1 है, इसको मत कह देना कि ये 2 के बराबर है, नहीं, ये सिर्फ ऑड एग्जिस्ट कर रहा है, यही दर्शा रहा है, ऑड टर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इवन टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। तो एक्चुअली आपका ओमेगा π/L दिखाई दे रहा है, जब π/L है, ये जब डिवाइड बाई 2 हुआ है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हाफ रेंज का फूरियर सीरीज कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, ठीक है। और ये कुछ ऐसा नहीं है कि एकदम ही अलग फॉर्मूला है या ऐसा कुछ, बस उसमें ओमेगा नॉट जो है वो ओमेगा नॉट बाई 2 बन जाता है हाफ रेंज में, बस इतनी सी बात है। तो ये नोट मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ कि क्वेश्चन को तो सबसे पहले मैं चेंज करना चाहूँगा हमारे क्लास में जो नोटेशन है उस हिसाब से, कि यहाँ पर T of x है ना, हमारा क्लास में क्या होता है x of t होता है, उस फॉर्म में मैं लिखना चाहूँगा x of t इज़ k t l माइनस t, तो वो फॉर्मेट में मैंने लिखा है, राइट। और t हमारा 0 से L जा रहा है, तो फंडामेंटल टाइम पीरियड हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी L, ठीक है। इंटरवल 0 से L होगा क्योंकि हाफ रेंज का कॉन्सेप्ट है, ओमेगा नॉट आपका 2π/T नहीं होगा, ओमेगा नॉट हो जाएगा एक्चुअली ओमेगा नॉट बाई 2 के बराबर, क्योंकि ये हाफ रेंज है, सो ओमेगा नॉट आपका π/L होगा, राइट। ये पहला स्टेप है, मैंने हर एक ESE के PYQ में ऐसे ही मैंने चीज़ों को सॉल्व किया है x of t के फॉर्मेट में, क्लास में भी ऐसे ही पढ़ा है, तो हम उसी फॉर्मेट से जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पर साइन टर्म्स ओनली है, यानी bn एग्जिस्ट करता है, बाकी कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तो bn को निकालेंगे। bn क्या होता है 2/t इंटीग्रल 1 साइकिल x of t साइन ऑफ n ओमेगा नॉट t dt। तो वही फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है, उसमें सब्स्टिट्यूशन किया है कि हमारा जो 1 साइकिल है वो एक्चुअली 0 से L में ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ओमेगा नॉट हमारा π/t है, बस इतनी सी बात है। एंड ये जो कैपिटल T है उसको मैंने L सब्स्टिट्यूट किया है, एंड ये जो k है इसको बाहर निकाल दिया है इस प्रकार से। तो अब ये इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करोगे, कुछ कहेंगे यूवी रूल का इस्तेमाल करेंगे, उतना मत करो, मैंने ट्रिक दिया है वो ट्रिक का यूज़ करो, ठीक है।
जो ट्रिक है वो ये कहता है, आपको याद ही होगा कैलकुलस में पढ़ाया था, इसको u कंसिडर करो, इसको v कंसिडर करो, फिर क्या करना है, पहले u लिखो, फिर इंटीग्रल v माइनस आपको करना है इसका डिफरेंशिएशन, फिर इस चीज़ का वापस से इंटीग्रेशन, प्लस इस चीज़ का डिफरेंशिएशन और वापस से इस चीज़ का इंटीग्रेशन। इस प्रकार से आपको करना है और आंसर आ जाएगा। तो वही चीज़ मैंने किया है, बस दिक्कत ये होता है अब ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा टीडियस है। देखो कैसे, क्योंकि ये मेरा u था तो मैंने उसको कॉपी किया, अब इसको वापस से डिफरेंशिएट किया तो t माइनस 2d हो गया, इसको वापस से डिफरेंशिएट किया तो -2 हो गया। अब वापस से डिफरेंशिएट करूंगा तो 0 होगा, यानी फोर्थ टर्म से गायब होना स्टार्ट होगा, बट पहले 3 टर्म तो एग्जिस्ट करेंगे। फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ये एंगल तो वैसे ही रहेगा, और फिर जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइड भी होगा, तो t के बगल में का जो कोएफिशिएंट है n पाई बाई l उसको मैंने डिवाइड किया। वो प्लस माइनस का फैशन तो रहेगा ही, पहला टर्म पॉजिटिव, नेक्स्ट टर्म नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, तो वो तो मैं रख ही रहा हूँ, इस चीज़ का नोट करना है। अच्छा, ये इंटीग्रल v आपने किया, इसका वापस से इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन, ये एंगल वही रहेगा, कोएफिशिएंट वापस से डिवाइड करो तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई l स्क्वायर। अब इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन का इंटीग्रेशन पॉजिटिव कॉस हो जाएगा, ठीक है। और ये मत सोचना सर बट माइनस कैसे आया, भाई इसका डिफरेंशिएशन का माइनस, इसलिए अलग अलग से कर रहा हूँ, पहले इसको सुलझाया फिर इसको सुलझा रहा हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो, और वो प्लस माइनस का तीसरा स्टेप है वो बाद में रखा है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दैट इसका इंटीग्रेशन जो है वो कॉस इस प्रकार से होगा, कोएफिशिएंट वापस डिवाइड होगा तो क्यूब हो जाएगा, राइट। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है टू गेट दी आंसर, और मैं इसमें थोड़ा सा स्मार्ट बनना चाहता हूँ, जैसे मैंने लास्ट ESE के PYQ में भी मैंने किया था कि साइन का टर्म को मैंने 0 कह दिया। क्यों ऐसा कर रहे हो सर जी, जैसे ही टी की जगह l रखूंगा l कट जाएगा, साइन n पाई बच जाएगा, साइन n पाई, जहाँ पर n आपका इंटीजर है तो 0 ही होना है, 0 ही होना है, तो क्यों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना, सीधा ही उसको उड़ा दो, राइट। तो ये टर्म उड़ जाएगा, ये टर्म उड़ गया तो सिर्फ इतना ही टर्म बचेगा, इस टर्म में आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। जैसे ही मैंने अपर लिमिट किया तो अपर लिमिट में ये टर्म उड़ गया, ऐसे कैसे, l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर 0 हो गया, तो ये टर्म उड़ गया। अच्छा, इसमें रखा तो ये एग्जिस्ट करेगा और एग्जिस्ट करके इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। आप देख पा रहे हो t की जगह l गया तो l कट गया, एंड बाकी तो वैसे के वैसे ही मैंने कॉपी कर रखा है। फिर माइनस लोअर लिमिट, जैसे ही 0 रखा ये फिर उड़ गया, ठीक है, इसका तो कोई सिग्निफिकेंस आया नहीं, और इसमें माइनस और माइनस प्लस हो गया, और लोअर लिमिट रखा, t की जगह मैंने 0 रखा तो cos 0 1 हो गया, तो cos वाला टर्म गायब हो गया क्योंकि वो 1 था, और बाकी टर्म रह गए। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो फिर आगे का स्टेप ध्यान से समझना, 2 जो है वो मैंने बाहर निकाल लिया, सो 2 इंटू 2k इस 4k हो गया, ठीक है। और ये जो आपका माइनस कॉस एन पाई है, क्योंकि कॉस एन पाई कैसे होता है, पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा सर जी, मैं बताता हूँ। देखो देखो, कॉस ऑफ एन पाई जो होता है, एन को अगर 1 रखा तो कॉस पाई क्या हो जाएगा, -1, एन को 2 रखा तो 1, फिर 3 रखा तो -4 रखा तो 1, ऐसे चलेगा। इसको अगर मुझे जनरलाइज करना हो तो क्या कहूँगा, -1 का पावर n, n को अगर मैं रखता हूँ 1 तो देखो cos पाई -1 और ये भी -1 दे रहा है, n को रखता हूँ 2 तो cos 2 पाई पॉजिटिव 1 होता है तो ये भी पॉजिटिव दे रहा है। तो इस प्रकार से मैंने cos n पाई को चेंज कर लिया इस तरीके से, -1 का पावर n। इसके बाहर में एक नेगेटिव था तो नेगेटिव का सिग्निफिकेंस इधर भी रखा है, इसमें तो कुछ नहीं, वो पॉजिटिव 1 था तो पॉजिटिव 1 का चर्चा यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। फिर नीचे क्या काम किया सर जी वो भी बता दो। नीचे देखो ये कॉमन्स थे ना, n³ कॉमन था, π³ कॉमन था, तो वो कॉमन्स निकाल लिए, ये l³ भी कॉमन है, इसको भी निकाल लिया, ठीक है। तो नीचे सभी को निकाल लिया और इस प्रकार से ये टर्म आ गया, कोई दिक्कत नहीं, सारे टर्म्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए कैसे कैसे प्रकट हुए हैं। अब इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना कि जैसे ही मैं कहता हूँ कि n मेरा है E1 तो क्या होता है, जैसे मान लो कि n को मैंने 2 कहा, जैसे ही मैंने उसको 2 कहा तो फिर -1 का पावर 2 हो जाएगा +1 और 1 - 1 हो जाएगा 0। तो जैसे ही n E1 होता है वो एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, बट जैसे ही n ऑड होता है, जैसे n 1 होगा तो ये -1 और -1 आपस में पॉजिटिव बन जाएंगे, सो 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जब, और ये 1 नहीं ये 2 होगा, ठीक है, जब n ऑड होगा तो वो एग्जिस्ट करेगा और वो एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 निकल करके आएगी। तो वही मैंने लिखा है कि n ऑड। अब वो n ऑड को कैसे हम मैथमेटिकली कहे कि n इंटीजर है बट वो एक्सप्रेशन में रखो तो ऑड ही आ रहा है, तो वो इस प्रकार से हम कहते हैं 2n - 1 रखो इंटीजर्स, n को 1 रखो, n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, n को 1 रखो, सो 2 - 1 इज़ 1, n को 2 रखो 3 आया। तो आप देख रहे हो
कि हम इंटीजर ही रख रहे हैं, बट ये जो एक्सप्रेशन है वो हमको ऑड वैल्यूज़ ही निकाल करके दे रहा है, और जब ऑड वैल्यूज़ निकाल करके देगा तो ये एक्सप्रेशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, नॉन ज़ीरो होगा, इस प्रकार से ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो बी एन हमारा चेंज हो गया है, बी 2n-1 होना चाहिए ये। ठीक है, बी 2n-1, क्योंकि यही दर्शाता है कि ऑड कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। और बस बाकी कुछ नहीं, ये 4kl² तो वैसा ही कॉपी किया है। ये एक्सप्रेशन, क्योंकि ऑड कंपोनेंट्स में ये एक्सप्रेशन 2 रहता है तो 2 आ गया, नीचे तो वही है। ठीक है, बस वो n की जगह हमने ऑड कंपोनेंट्स के एक्सप्रेशन लाने, सो 2n-1 दी होल क्यूब कहा। ठीक है, और फिर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 × 2 हमारा 8 होता है, बाकी तो वैसे का वैसा ही है। तो फाइनली हम आंसर पर आ चुके हैं काफ़ी लेंदी कैलकुलेशंस करने के बाद। और अगर आप चेक करोगे कि हमारे पास कौन है, 2n-1 दी होल क्यूब पाई क्यूब, 2n-1 दी होल क्यूब, 2n-1 दी होल स्क्वायर गलत हो गया, 2n-1 दी होल स्क्वायर गलत हो गया, 2n-1 दी होल क्यूब सही है। ठीक है, फिर क्या है ऊपर में 8kl², तो जो गलत है तो वो बी डी उड़ गए, अब इन दोनों में 8kl² यस, 8kl³ गलत, तो ऑप्शन ए ही सही है। तो इस प्रकार से आपने ये सुलझाया है। ओके, सो बी एन कंपोनेंट फाइंड करके ये सुलझाया है। मैं एक रिकैप ले लेता हूँ इसमें क्या क्या इंटरेस्टिंग था। इसको मॉडरेट टू टफ लेवल आप मान सकते हो, बट एक ही कंपोनेंट निकालना था इसलिए मैंने मॉडरेट कहा, बट वाकई में ये टफनेस पे जाता है, इतना भी मॉडरेट नहीं है। सो डेफिनेटली मॉडरेट टू टफ है। सबसे पहले तो आपको ये हाफ रेंज वाला क्वेश्चन है वो समझना था, क्योंकि यहीं पर अगर आप गलती करोगे तो आगे गलतियाँ होगी। तो फिर यहाँ तक आप आ गए। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद वो इंटीग्रल यूवी का ट्रिक जो है वो यूज़ करना था, तो समय सेव हो जाएगा, और इस प्रकार से आपने किया। फिर एक और समय सेव करने के लिए ये चीज़ आपने ऑब्जर्व किया, इसको 0 कह दिया, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके यहाँ तक आ गए। इस चीज़ में थोड़ा सा केयरफुल रहना है, 2 को बाहर निकाल रहे हो, नीचे के टर्म को बाहर निकाल रहे हो, तो एक्सप्रेशन सही से बने। और वो एक्सप्रेशन आपके अगर सही से बन गए, ठीक है, फिर आपको क्या कहना है कि अगर मैंने n को E1 रखा तो 0 हो जाता है, और रखा तो 2 बनता है। उसको मैं कैसे फ्रेम करूँ मैथमेटिकल टर्म्स में, कि अगर n मेरा इंटीजर वैल्यूज़ ले रहा है तो वो ऑड के कंपोनेंट ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप उसको 2n-1 कह सकते हो। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन अब चेंज हो जाता है इस प्रकार से, n को रिप्लेस किया 2n-1, मेकिंग श्योर के n फिर कोई भी आप नेचुरल नंबर रखो तो ऑड कंपोनेंट्स ही निकल करके आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा फिर बन जाता है एक्सप्रेशन और आंसर आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर जाते हैं, जो कि फूरियर सीरीज़ का सवाल है और जो कि टफ सवाल है, क्योंकि देखो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तीन टर्म्स हमसे फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। सो वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना।